जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप एंड आई रियली विश आप सब ठीक है। स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो इस किताब का पहला टॉपिक है विच इज़ केमिस्ट्री और पहले चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एटम और एटम की कुछ हिस्ट्री के बारे में, फिर मॉडर्न थ्योरीज एटम को लेकर क्या थी और आखिर एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एटम के कॉन्सेप्ट की तो लॉन्ग टाइम अगो ग्रीक फिलोसोफर जो थे इनका ख्याल था कि जो एटम है वो उस एक इनडिविजिबल पार्टिकल को कहते हैं, राइट। द वर्ड इज इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। और इट इज समथिंग लाइक कि अगर आप किसी भी चीज को उसके पार्ट करने लगेंगे, उसको अगर आप डिवाइड करने लगेंगे, एक वक्त आएगा कि आप उसको डिवाइड करना बंद कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेज का टुकड़ा लें आप, तो उसको अगर आप डिवाइड करने लग जाएं तो एक वक्त आएगा कि वो पेज का टुकड़ा आपसे डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर वही काम आप माइक्रोस्कोप से शुरू कर दें तो फिर आप डिवाइड करने लग जाएं तो फिर एक वक्त आएगा कि आपसे वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा वो एक वक्त जब आपसे वो डिवाइड नहीं हो पाएगा उसको हम इंडिविजिबल कहेंगे या उसके लिए एटॉमस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। यही आइडिया था डेमोक्रेटिस का। डेमोक्रेटिस तकरीबन 460 से 370 के दौरान अरसे में मौजूद था, बिफोर क्राइस्ट बीसी में। और इसका ये नजरिया था कि एटम जो है एक ऐसी चीज है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो दैट वाज द फर्स्ट एवर थ्योरी विच वाज गिवन बाय अ काइंड ऑफ ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम डेमोक्रेटिस था। उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत से जदीद साइंसदान आते गए, वक्त के लिहाज से तरक्की होती गई। तो फिर एक वक्त आया जब मॉडर्न दौर आया। मॉडर्न दौर समझते हैं साइंसदान तकरीबन 1800 से स्टार्ट हुआ और तकरीबन 1900 के इख्तिताम में अपने अरूज को पहुंचा। यानी कि आप कह लें कि 1800 से मॉडर्न दौर साइंस का शुरू हो चुका था। इसी दौरानिए में, इसे लगभग आसपास एक साइंसदान आया जिसका नाम था जॉन डाल्टन। ये एक जबरदस्त किस्म का फिलोसोफर था और एक साइंटिस्ट था। ये डेली तकरीबन कोई 10 से 12 पेजेस लिखकर कुदरत के बारे में सोया करता था। 12 साल की उम्र में ये बेहतरीन गाइड करने वाला टीचर था और इसके बारे में और बहुत सी बातें मशहूर हैं। तो लिहाजा इसका जो नजरिया था, कहने के जो पहली एटम को लेकर एक बाअसूल बात किसी साइंसदान ने की थी तो वो डाल्टन था, जिसे हम नाम देते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। स्टूडेंट्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यही थी कि एटम जो है एक इनफरादियत रखता है और दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो किसी ना किसी बेसिक यूनिट से मिलकर बने हैं और उनको हम एटम्स कहते हैं। तो लिहाजा ये एटम्स की बात सबसे पहले डाल्टन ने कुछ इस तरह सुनाई। मुसलमान साइंसदान भी थे लेकिन ऐसा हमारे पास अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है या हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए बात नहीं फैल नहीं रही। और स्टूडेंट्स यू कैन से दैट कि इसने एटम्स को लेके बहुत से कानून भी दिए, बहुत से लॉज भी दिए। और वो जो लॉज थे वो डेफिनेटली वो अपने वक्त के बेहतरीन लॉज थे, जिनमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मैथ्स, लॉ ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शंस और इस तरह के और बहुत से लॉज। और फिर जो है आप कह लें कि जो दौर है वो थोड़ा सा एडवांस होता गया, जो इवन हमारी बुक में भी उन्होंने इतना खास नहीं लिखा। तकरीबन ये कहानी अगर मैं आपको सुनाता चलूं तो 1800 से तकरीबन आप कह लें कि 1870 के करीब एक साइंसदान था जिसका नाम था डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। ये वो साइंसदान था जो एटॉमिक मैसेज यानी एटम के वजनों को करेक्ट करता था। इसके अलावा आप कह लें डेमोक्राइटस जैसे साइंसदान जो डिमिट्री से भी पहले थे, मेंडलीव से भी पहले थे, ये भी एटॉमिक मैसेज को ठीक करने का काम करते थे। और आप कह लें कि एटम्स पे मजीद काम किया जाना शुरू हुआ जब यूजीन गोल्डस्टाइन जैसे साइंसदान ने, और आप कह लें उससे पहले सर विलियम क्रुक्स की मैं बात करूंगा। सर विलियम क्रुक्स ने जो है अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने कुछ नेगेटिव असर रसूख या नेगेटिव एक प्रॉपर्टी रखने वाली कुछ शुआओं के बारे में डिस्कवरी की। यानी देर इज समथिंग, गैस के ऊपर रिसर्च हुई तो पता लगा कि गैस के अंदर अगर करंट लगाएं तो कुछ नेगेटिव चीज क्रिएट होती है। फिर
इसी चीज को एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा संभाला गोल्डस्टाइन, यूजीन गोल्डस्टाइन ने, और मजीद उसने कैथोड में परफोरेशंस करके उसने डिस्कवरी की अबाउट पॉजिटिव रेज, जिसको हम आज प्रोटॉन्स कहते हैं। यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च का दौर आया तो तकरीबन थॉमसन नामी साइंसदान ने तकरीबन 1900s के अंदर, ठीक है, सो 1800 से हम आगे हैं 1890s के अंदर, ठीक है। 1890s के अंदर आप कह लें थॉमसन नामी साइंसदान ने इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस में होने की तस्दीक की। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले कह लें कि डिस्कवर करने का जामा जो है वो जे थॉमसन यानी जोसेफ जॉन थॉमसन के नाम किया। यानी जोसेफ जॉन थॉमसन जो था वो एक प्रोमिनेंट साइंसदान बनकर सामने नजर आया तकरीबन साइंटिफिक सोसाइटी में। फिर द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि सबसे पहले एटम के बारे में नजरिया भी इसी साइंसदान ने दिया, जिसको नाम दिया गया प्लम पुडिंग थ्योरी के नाम से। प्लम पुडिंग थ्योरी, डियर स्टूडेंट्स, प्लम पुडिंग थ्योरी अपने दौर की एक जबरदस्त थ्योरी बनकर सामने आई, जिसमें अब ना सिर्फ एटम्स के बारे में सोचा जाता था बल्कि एक एटम का नक्शा भी सामने आया। उस एटम्स के कुछ हिस्से को उसने ऐसे बनाया, उसने कहा कि कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं कुछ ऐसे ही बिखर गए हैं जैसे खीर की प्लेट में बादाम बिखरे हुए होते हैं। तो लिहाजा ये नेगेटिव पार्टिकल्स को उसने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया और उन पॉजिटिव पार्टिकल्स को उसने प्रोटॉन्स का नाम दिया। यानी ऐसी दो बुनियादी इकाइयों के बारे में भी बताया कि जिससे एटम बनता है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर एटम को बनाते हैं। लेकिन फिर द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री सर रदरफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड रदरफोर्ड नामी साइंसदान, जिसने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट से, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। ही बिकेम द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और उसने जब न्यूक्लियस एटम का डिस्कवर कर दिया तो ये मॉडल कुछ गलत सा नजर आने लगा, और फिर न्यूक्लियस के साथ पॉजिटिव पार्टिकल्स उसने रदरफोर्ड ने बताए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो थे दे वर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक द अर्थ और प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये एक नजरिया सामने आया, यानी मॉडल सामने आया, एक अच्छा पुख्ता और मजबूत मॉडल जिसको रदरफोर्ड मॉडल कहा जाने लगा एटम के बारे में। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अभी अगर आपको मैं बोर नहीं कर रहा तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि इस मॉडल को इनकरेक्ट करार दिया एक और साइंसदान ने जिसका नाम था नील बोहर। ये डेनिश साइंसदान था, डेनमार्क से ताल्लुक था, फिर इंग्लैंड आया रॉयल सोसाइटी में और वहां पर आकर इसने अपना लोहा मनवाया और इसने इस मॉडल को गलत करार दे दिया, मॉडिफाई किया, इसमें करेक्शन की और उसने एक नया मॉडल एटम का दिया, दैट वाज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और फिर अब एटम को हम जो है वो एक अलग नजरिए से और एक नक्शे से देखना शुरू कर दिया कि यानी न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन कभी भी गिरता नहीं है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा था, ये जो एक थोड़ा सा जूमिंग हो गया, या कह लें एक स्पाइरल सा बन गया, तो ये स्पाइरल सी मूवमेंट जो है वो बिकॉज के इलेक्ट्रॉन गिरता है। ये क्लासिकल थ्योरी का फॉलोअर था। बोहर जो था मैक्स प्लांक की थ्योरी थी, दैट वाज समथिंग लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी इसकी। रदरफोर्ड के जो टीचर थे या कह लें जो उनसे पहले जो बड़े साइंसदान थे उनको ये फॉलो करता था, और मैक्स प्लांक की जो थी थ्योरी वो फॉलो की बोहर ने। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ थ्योरी, आप कमेंट कर दीजिएगा अभी। तो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू इज, अब यहाँ पे एटम को लेके अब बहुत ज्यादा सीरियस होकर सोचा जाने लगा। यानी 1912 में अब वो कहानी आ गई है जिसमें एटम का एक प्रॉपर मॉडल सामने आ गया है, यानी एटम अब अपनी एक शनाख्त प्रॉपर रखता है। स्टूडेंट्स, फिर आगे बहुत कई स्टूडेंट जो कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स बोहर के, जिनमें हम समरफील्ड का नाम लेते हैं, जिसमें हम पॉली का नाम लेते हैं, जिसमें हम नाम लेंगे अफबाउ का, जिसमें हम नाम लेंगे हर्न्स का। तो दीज वर द साइंटिस्ट जो आगे से चेन को कंटिन्यू कर रहे हैं और बोहर की थ्योरी को मजीद एलाबोरेट कर रहे हैं। श्रोडिंगर को नहीं मैं भूल सकता, श्रोडिंगर नामी साइंसदान ने भी अपना लोहा मनवाया और उसने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स को लेकर बातें की। स्टूडेंट्स, फिर एटम की जो थोड़ी स्ट्रक्चर था उसको कुछ इस तरह सोचा जाने लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है
they just really move like this. Yani they just really move around the nucleus in a smaller path and they go for a bigger path. और ये कुछ एटम का स्ट्रक्चर सामने आया लाइक दिस, इसको आप मूवमेंट ऐसे भी समटाइम्स ड्रॉ कर लेते हैं. सो दैट इज व्हाट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स केम इनटू. और फिर एक साइंसदान था जिसका नाम था जिसने एटॉमिक नंबर को सबसे पहले डिस्कवर किया, हेनरी मोजले. उसने भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बड़ी पेशरफ सामने बताई और एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स को एक प्रॉपर शनाख्त दी. और उसने एक बढ़ोतरी के पहले एटॉमिक मैसेज को लेकर एलिमेंट्स को रखा जाता था, सीध में रखा जाता था, उनकी सेटिंग्स की जाती थी. लेकिन मोजले के एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर यानी नया लॉ आ गया, द मोजलेस लॉ, और उसके हिसाब से एटम्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाने लगा. तो आई होप ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं होगा आपके लिए. ये तो बस एक जनरल सी बात है, एक कहानी. आप इस वीडियो को 2 दफ़ा देख लें, आपको वैसे ही कहानी याद हो जाएगी. यानी कि बहुत कुछ हो रहा था एटम के बारे में, आपकी बुक में बहुत थोड़ा लिखा हुआ है. तकरीबन 1960s के अंदर जो है आप कह लें कि अब वो दौर था जिसमें न्यूक्लियस के अंदर और भी बहुत से पार्टिकल्स पता लगने लग गए कि सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नहीं, हैप्रॉन, बेसरॉन्स, न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनोज, ठीक है, करयॉन्स, ठीक है, इसके अलावा बेसॉन्स और आई डोंट नो सम मोर बॉडीज, राउंड अबाउट 100+ बॉडीज जो है वो मौजूद हैं किसमें, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में. तो स्टूडेंट्स, दैट वाज एन अमेजिंग काइंड ऑफ डिस्कवरी जिसने एटम को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इंटरेस्टिंग थ्योरी बनाया और लोग इस पर, साइंसदान इस पर रिसर्च करना शुरू हो गए. और फिर आज के दौर में भी एटम जो है इस पर रिसर्च की जा रही है. आज के दौर में क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर रिसर्च की जा रही है. जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनको शायद पता हो, अभी अगर मेरी कोई वीडियो एमएससी केमिस्ट्री या बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे तो उनको भी शायद इस बात से इत्तेफाक होगा कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स जो है एटम्स को लेकर इंटरप्रेट कर रही है. बहरहाल मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरी रिसर्च है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इसलिए मैं अपने सारे आइडियाज आपको शेयर कर रहा हूँ. सो दैट इज व्हाट आई डिड रियली नो अबाउट एटम, राइट. लेकिन अभी गुफ्तगू खत्म नहीं हुई है, अभी तो ये कहानी का आगाज हुआ है और इंशाल्लाह मैं आपको समझाता चला जाऊंगा अगर आप मेरे साथ सफर में रहेंगे. अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा एविडेंस के बारे में. कुछ बुक से आपको मैं समझा दूंगा बात को, कुछ ऐड करूंगा ताकि मेरी गुफ्तगू आपके साथ इंटरेस्टिंग हो, और मैं बोर्ड का भी इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको प्रॉपरली सारी बात का मैं आप बता दूं, राइट. और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट भी दूंगा, आपको नोट्स भी दूंगा, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज, प्रॉपर तरीके से काम करूंगा इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ. तो लिहाजा आपने मेरी वीडियो को देखते रहना है. इंशाल्लाह केमिस्ट्री में मैं आपका सबसे अच्छा साथ निभाने की कोशिश करूंगा. और इवन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी आ जाएं मेरे साथ प्लेलिस्ट बायोलॉजी में, और बायोलॉजी भी इंशाल्लाह मैं आपको सबको सिखाऊंगा. सो अभी तक के लिए इतना ही. अपना बहुत ख्याल रखना है और कीप हेल्पिंग अदर्स, क्योंकि दूसरों की मदद करने से जो सुकून मिलता है वो शायद अपनी मदद खुद करने से भी नहीं मिलता. थैंक यू सो मच.